आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने बच्चों जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ हम संख्याओं से संबंधित बातें पढ़ेंगे। किससे संबंधित? संख्याओं से संबंधित। तो थोड़ा सा मैं संख्याएं बता दे रहा हूँ, उन्हें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो बेसिक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, देखिए संख्या की अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं ये कौन सी होती हैं प्यारे? तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये वो यानी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है, काउंटिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे हम किसी चीज़ को गिन रहे हैं तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 फिर 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ऐसे ही गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर? जैसे ये +1 से स्टार्ट होती हैं, +1 +2 +3 +4 एंड ऐसे ही प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, जहां तक ये हैं सब प्राकृतिक है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों होल नंबर। क्या? होल नंबर। तो अगर इन प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं, अगर मैं इसमें 0 और शामिल कर लूं, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं 0 और शामिल कर लूं तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 और मिला दिया जाए, यानी 0 फिर +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब कैसी हैं? ये सब बच्चों होल नंबर्स हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? देखिए पूर्णांक को बोलते हैं हम इंग्लिश में इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों? पूर्णांक क्या कहते हैं? देखिए नाम से मालूम पड़ा, पूर्णांक मतलब जो अपने आप में पूर्ण अंक हो, अपने आप में वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे पूर्ण अंक का मतलब है कि वो कंप्लीट नंबर हो। जैसे 2 पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है। अगर मैं कहूँ आपसे 2.5 तो बच्चों ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये जो 2.5 है ये पूरा नहीं है, ये वो है 2.5। मतलब कि ना तो ये 2 ही है और ना ही ये 3 है, 2 और 3 के बीच में। तो अगर पॉइंटों में कोई संख्या आ रही है तो वो पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 9.5, तो या तो ये ना तो ये आ रही है पूरी तरह 9 है और ना ये 10 है, इसके बीच में कहीं आ रहा है, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो 9 की बात करते तो ओनली 9 पूर्णांक है, क्योंकि 9 कंप्लीट नंबर है अपने आप में। 7 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है। तो पॉइंट में अगर कोई संख्या आ रही है तो वो फिर पूर्णांक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो पूर्णांक कौन कौन से होंगे? जैसे -इनफाइनाइट, माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, सबके सब क्या है? पूर्णांक हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है पूर्णांक। अब अगली संख्या उठा लेते हैं। देखिए सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर इन इंग्लिश में बोलते हैं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दें और पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष पर 0 बचे, वो सम संख्या होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात करें विषम संख्या। तो वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होती हैं, 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं। होने को तो बच्चों अभी और भी हैं। परमेय संख्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, अवास्तविक संख्या होती हैं। बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन जिनकी हमें ज़रूरत है हमने वो लिख ली है यहाँ पर। ठीक है, चलिए और अभी आगे जब आएंगी तो हम और भी आगे जाके आपको डिटेल में संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और ये आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए बच्चों, पहला सवाल तो हो गया आपका, दूसरा क्या करा उसे पढ़ते हैं। देखिए दूसरे सवाल में कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कोई पूर्णांक है और वो कैसा है? धनात्मक है, यानी प्लस का पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब + 1
6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 विषम धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, ये बताना है। यानी हमें दूसरा सवाल है ये, और हमें सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q क्या है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, रूप का होता है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम जो है धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक मानेंगे कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना 2 धनात्मक पूर्णांक A व B हैं। ठीक है, माना 2 धनात्मक पूर्णांक क्या हैं, A व B हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रूफ का सवाल तो समझ गए ना, क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो इस टाइप का होता है, ये हमें करके दिखाना है। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हमने कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक मान लिए A व B हैं, और देखिए इसमें हमें क्या लेके आना है, 6 लेकर आना है। 6 आ रहा नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे मान लीजिए माना B बराबर 6, B बराबर क्या मान लिया मैंने 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताई थी मैंने, हम इसको लिख सकते हैं, A को लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो R की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर, और जो B है जिससे हम भाग देते हैं उससे क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, छोटी सिर्फ, बराबर भी नहीं। देखिए आपने ये भाग देना तो सीखा ही होगा बचपन में, इसमें जो अंदर संख्या लिखी होती है उसे हम A बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं B बोलते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसे Q बोलते हैं, और जो शेषफल आता है उसे R बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम ये 2 धनात्मक पूर्णांक A और B मान लिए, जहाँ B बराबर हमने क्या मान लिया 6, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से कैसे लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की जो वैल्यू है वो B से क्या होगी, छोटी, और 0 से बड़ी या बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए हमने B को क्या माना है 6, तो यहाँ 6 लगा दो, तो A बराबर 6Q प्लस R। अब बच्चों यहाँ पर R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो देखो R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, और B से छोटी, और B की जगह हमने क्या माना है 6, तो 6 से छोटी, इसका मतलब भाई B से छोटी, यानी जिससे भाग देते हैं R, शेषफल का मान उससे छोटा होता है, तो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं B बराबर 6 से, तो 6 से छोटा होगा R का मान, तो क्या क्या हो सकता है, तो जो R का मान छोटा होगा वो किससे होगा, 6 का होगा, 6 से होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों R की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 6 से छोटी वैल्यू सभी R की हो सकती हैं, क्या 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 या 0 से बड़ी होगी R की वैल्यू, और 6 से छोटी होगी, तो 0 या 0 से बड़ी और 6 से छोटी, तो 0 भी आ सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो R के संभावित मान क्या होंगे भाई, देखिए R जो है, R की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है और 6 से छोटी हो सकती है, तो 0 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो, और R का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि R जो है 0 के बराबर या बड़ा है, तो R का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि R का मान 6 से क्या है, छोटा है। तो R के संभावित मान आ गए, R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 5। अब इन R के मानों को यहाँ पे लगाओ और A का मान निकालो, तो R इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q प्लस 0, यानी 6Q, फिर R इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, यानी 6Q प्लस 1, फिर R इज इक्वल टू 2, तो A की वैल्यू 6Q प्लस 2, यानी 6Q प्लस 2, फिर R की वैल्यू क्या लगाई हमने 3, कहाँ पे लगा रहे हैं हम, यहाँ पे R की जगह 3,
तो a बराबर 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो a बराबर 6 प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 हो गई। फिर r की वैल्यू 4 लगाओ तो 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 4, तो a बराबर 6 प्लस 4 यानी 6 प्लस 4। फिर r की वैल्यू 5 लगाओ तो a बराबर 6 प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 आ गया। अब बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। कैसा? धनात्मक विषम पूर्णांक का है किताब में, यहाँ लिख लीजिएगा विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए बच्चों इसको हम 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 ले सकते हैं, और जहाँ ये क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है भाई 2 इंटू 3 को हम क्या लिखेंगे 6 प्लस इस 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 और 3 का है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो 3 और q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक m है, यहाँ लिख देना जहाँ m बराबर 3q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 3q को हमने क्या मान लिया m मान लिया, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे रहने दीजिए, इसको लीजिए आप, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और जहाँ 3q प्लस 1 क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसकी जगह भी लगा देंगे m, तो 2m, जहाँ m बराबर 3q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे ही यहाँ पे आ गई r बराबर 3, तो भाई 3 लगाया हमने तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले सकते हैं या मत भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये विषम है। यहाँ से कॉमन लो 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है कॉमन तो क्या बचा 3q प्लस 2 बचा, जहाँ 3q प्लस 2 क्या है एक धन पूर्णांक है तो 2q हो जाएगा, और जहाँ 3q प्लस 1 क्या है एक धन पूर्णांक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से देखिए। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, ये देखो ये मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट में बताया था जब किसी धन पूर्णांक में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम संख्या, यानी अगर आप उसमें सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या मिलेगी और विषम से गुणा करोगे तो विषम मिलेगी। ठीक है, देखिए ये सम थी, 2 से गुणा हो रहा है 3q में, 3q का एक धनात्मक पूर्णांक है तो इस 3q में 2 से गुणा कर रहे हैं, सम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो ये सम हो गई। देखिए और देखिए यहाँ भी 2 से गुणा हो रहा है तो ये भी सम हो गई, और यहाँ भी 2 से गुणा हो रहा था ये भी सम हो गई। तो बची हुई क्या बची, एक तो ये बची और एक ये बची और ये बची, जब टोटल आपको सम और विषम 2 तरह की संख्या मिल रही हैं, इसमें से सम हमने निकाल दी तो ये कौन सी बची टिक वाली, ये क्या बची विषम धन पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और उसके बाद 6q प्लस 5 धनात्मक विषम धन पूर्णांक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यानी मैंने ये आपको बेसिक में बताया भी था कि जब किसी धन पूर्णांक में सम संख्या से गुणा करते हो सम मिलती है और विषम मिलती है, विषम से गुणा करते हैं तो किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं, हमें सम भी और विषम भी। अगर उसमें से हम सम निकाल लेंगे तो विषम बचेंगी और विषम निकालेंगे तो सम बचेंगी। तो फिलहाल यहाँ से हमने विषम धन पूर्णांक प्रूफ कराया था, तो हमने जो सम थी जिनमें 2 से गुणा हो रहा था वो निकाल ली और विषम छोड़ दी, तो इसका मतलब ये एक विषम धन पूर्णांक, इनको ये जो है विषम धन पूर्णांक हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रूफ में आ रहा है 3, 6 आ रहा है तो आप यहाँ पर b बराबर 6 ले सकते हैं या 6 का मल्टीपल भी ले सकते हैं कोई, ठीक, जरूर नहीं है 6 ही लें, 6 का आप कोई भी मल्टीपल भी ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है उसको ले लेते हैं। देखिए जो अगला सवाल है वो है आपका, किसी परेड में
616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। 616 सदस्य हैं किसी आर्मी सेना में, ठीक है। और टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और उनको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है उसके पीछे चलना है उनको, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब दोनों समूहों को कैसा बनाना है, समान स्तंभ वाला समूह बनाना है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों इस सवाल में हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तीसरा सवाल, तो संख्या जो दे रखी है वो लिख लो बच्चों। सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य 616, ठीक है। कुल सदस्य हैं बच्चों 616। उसके बाद आगे बोला है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। और टुकड़ी की संख्या कितनी है? टुकड़ियां हैं बच्चों 32 सदस्य वाली। तो कितने स्तंभ बनेंगे, ठीक है। अधिकतम स्तंभों की संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल लो। तो पहले हम करते हैं थोड़ा रफ वर्क, क्योंकि वहां से फिर देख देख के लिख तो भी देंगे। 616 में भाग दे लो बच्चों किससे? 32 से। तो 32 का भाग 61 में देंगे, 32 से कम 32 कितना बचा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से दाही लेंगे 11, 11 से 2 हो गया 9, यहाँ बचे 5, 5 से 3 गया 2, 29, 29 में जाएगा नहीं, 6 उतार लो, 296। अब 332 से भाग दो 296 में, कितनी बार चला जाएगा लगभग तुम्हारा ये? तो ये भाग तुम्हारा 3 8 24, तो ये तुम्हारा चला जाएगा 3 ढाई 320, ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा लगभग। कितनी बार? 9 बार। तो 9 बार 2, 9 दूनी 18 और 9 तीय 27 और 1 28। कितना बचा प्यारे? 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब 32 से भाग दिया 616 में, 19 बार गया और शेषफल आया 8। अब शेषफल हमें चाहिए 0, लेकिन 0 तो नहीं आया, 8 आया है। तो अब इस 8 से भाग देंगे इस पुराने वाले भाजक में, यानी 32 में। तो 8 चौक 32, तो शेषफल क्या आ गया? 0 आया। देखिए हमने 616 में भाग दिया किससे? 32 से। तो 19 बार गया, शेषफल 0 आया? नहीं आया। फिर जो भी शेषफल आया उससे भाग दो इसमें, जो पीछे हम जिससे भाग दे रहे थे उसमें। तो 32 में 8 चौक 32, 32 का क्या? 32 में 32 का 0 आ गया। तो 0 आ गया नहीं आ गया? किससे भाग देने पर 0 आया? हमने इससे भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया। इससे भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया। तो फिर यही एचसीएफ है, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही एचसीएफ होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। लेकिन ये पेपर में इसका क्या नहीं आना, नंबर नहीं मिलेंगे, हमें लैंग्वेज लिखनी है। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से। यहाँ लिखेंगे 616 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हम जिसमें भाग देते हैं उसे ए बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे बी बोलते हैं, और जितनी बार जाता है उसे क्यू बोलते हैं, और जो शेषफल बचता है उसे आर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए कितना है? 616 बराबर ए बराबर बी क्यू। तो बी कितना है? 32, और क्यू कितना है? 19 प्लस आर, आर कितना है? 8। लेकिन बच्चों आर की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है, 0 तो नहीं आ रही, क्योंकि एचसीएफ कब आता है? जब 0 आ जाता है आर का मान, तो 0 का मान है नहीं। तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू 8 है, डज नॉट इक्वल टू 0। अतः अब क्या करेंगे? अब जो नया भाजक आया है, नया भाज्य आया है 32, इसको लिखेंगे। ये हो गया ए, और अब ये हो गया बी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो अब लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, अब किसको लिखेंगे? 32 को, 32 को लिख सकते हैं। तो ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ से देख देख के आराम से लिख तो पा रहे हैं, इसलिए हमने साइड में काम कर लिया था। तो अब ए क्या है नया? 32 बराबर बी यानी 8, और क्यू यानी 4, और प्लस आर यानी 0।
तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ गई 0। अतः 616 व 32 का HCF कितना आ गया, तो किससे भाग देने पर 0 आया, 8 से भाग देगा तो 8 हो गया। अब क्या पूछा था, टुकड़ियों की संख्या, ये तो पूछा थी हमसे किताब में कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें ये मार्च कर रहे हैं। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्या, HCF यानी 8। तो 8 अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन थे, 2 और हैं, तो थोड़ा धीमे धीमे करा रहे हैं क्योंकि अभी शुरुआत है, तो आप लोगों के समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। फिर आगे जाके स्पीड बढ़ा लेंगे, अभी बहुत से रोज कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों, सब चीज़ समझ में आ जाइए। ये तीसरे सवाल ही बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चन 2 और बचे हैं, वो अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों।